साथ मिल करके जो है जिस तरह से माइनॉरिटीज पर उनका कत्लेआम करते हैं, तो उसे कम्युनल राइट ना कह करके जो है बल्कि मसैकर जो है वो कहना ज़्यादा होगा। और उसकी एक बहुत ही घिनौनी मिसाल, जब ये एसपी थे गाजियाबाद में, उस वक्त जो है मेरठ रेंज में सारा उनके अंडर आता था। मेरठ के जो फसाद हुए, जो हाशिमपुरा में जिस तरह से कत्लेआम हुआ, तो उस ज़माने में राय साहब की फाइंडिंग जो है वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वो आज भी उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और थ्योरेटिकली जो है वो सेकुलर हैं, लेकिन उस वक्त के कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने किस तरह से इन दंगों को हवा दी और किस तरह से उन तमाम दंगाइयों को बचाने की कोशिश की, और एक जो बहुत ही घिनौनी सांप्रदायिक मानसिकता है उसको हर तरह से संरक्षण दिया उस वक्त के कांग्रेस के यूपी के जो चीफ मिनिस्टर थे वीर बहादुर सिंह ने। और उन्होंने जो है जब राय साहब एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से उन्होंने इनसे क्या क्या करवाना चाहा और राय साहब ने क्या कुछ करने से मना कर दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि किताब पर इससे पहले कि श्याम कश्यप जी और शमसुल इस्लाम का बोले, मैं चाहूँगा कि इसका पूरा बैकग्राउंड, इसकी पूरी पृष्ठभूमि जो है वो उसकी तरफ इशारा जो है अगर राय साहब कर देंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने में आसानी होगी और हमारे जो समीक्षक यहाँ हैं उनको भी आसानी होगी। और जब हमारे ये दो वरिष्ठ साथी समीक्षा कर चुके होंगे तो हमारे आप जो जितने ऑडियंस है आपको भी इस बात का वक्त दिया जाएगा कि अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे सवाल रह गए हैं जिनका जवाब आना चाहिए तो आप लोगों को भी उसकी दावत दी जाएगी। वीरेंद्र साहब दोस्तों, हाशिमपुरा 87 में हुआ, 22 मई 1987 को हुआ। लगभग 28 साल बाद उसके मुकदमे का फैसला आया। जो लोग उसमें शरीक थे, पिछले साल उसका फैसला है, जो लोग उसमें शरीक थे सभी लोग बाइज्जत रिहा कर दिए गए। और एक तरह से एक 28 साल तक जो लड़ाई चली थी वो खत्म हो गई, एक और खत्म हुआ। दोबारा हाईकोर्ट में उसकी अपील की गई है, हाईकोर्ट में भी 5 साल लगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि अगले 20-25 साल तक अभी ये कहानी चलती रहेगी। और एक तरह से मैं या मेरे जैसे बहुत सारे लोग वो शायद ना रहे देखने के लिए कि इसका क्या हाथ होता है। बहरहाल एक ऐसी घटना है जो आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, वो इधर बहुत अखबारों में लिखा गया। और जब ये खासतौर पर पिछले साल फैसला हुआ तो बहुत सारे कार्यक्रम हुए, रेलू में भी एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मैं आया था। तो कमोबेश सभी को पता होगा कि घटनाएँ क्या हुई थी, लेकिन मैं संक्षेप में 2-3 बातें बता दूँ घटनाओं को लेकर। 1987 में मेरठ में सांप्रदायिक दंगों का एक दौर चला। आज 2-3 महीने बाद एक राउंड शुरू होता था, खत्म होता था, फिर शुरू होता था। और जब हाशिमपुरा की घटना हुई तो उसके 3-4 दिन पहले एक नया दौर शुरू हुआ। 16-17 मई से एक दौर शुरू हुआ था और 22 मई को ये घटना हुई। हाशिमपुरा एक मोहल्ला है मेरठ का, जहाँ पर तलाशियाँ ली जा रही थी, फौज, बीएसएफ, पुलिस, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन सीआरपी, ये सब तलाशियाँ ले रहे थे। वहाँ से उन्होंने 42 मुसलमानों को उठाया, 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अलग अलग ट्रकों में भर करके उनको अलग अलग जगहों पर भेजा गया। लेकिन 42 लोगों को जो आखिरी ट्रक चली उसमें 42 लोग बैठाए गए और उनको ले करके गाजियाबाद की तरफ आए। जो लोग मेरठ में गाजियाबाद सड़क पे चलते रहे होंगे उनको पता है कि मोदी नगर के बाद एक छोटा सा कस्बा मुरादनगर आता है और वहाँ से एक नहर निकलती जो गंग नहर कहलाती है, और वो सड़क पार करते हुए डायरेक्टली चली जाती सीधे आगे, वो कानपुर देहात तक चली जाती है। तो सबसे पहले क्या उनका इरादा था कि उसी नहर पे
लगा करके सबको मार दिया जाए और वहाँ से वापस मेरठ चले जाए। लेकिन उनकी बदकिस्मती से ये हो नहीं पाया, क्योंकि जिस दौर में वो उतार के मार रहे थे उसी समय शोर शराबा हुआ, फायरिंग हुई। अगल बगल के गाँव वालों को लगा को डकैती पड़ रही है, गाँव से लोगों ने अपने लाइसेंसी बंदूकों से फायर किया। एक दूध की गाड़ी उधर से गुजरी, उसकी रोशनी पड़ गई तो 12 जो लोग मार रहे थे वो घबरा गए और उन्होंने लगभग आधे लोगों को मारा था। बाकी आधों को जो अभी ट्रक के सवार थे उनको लेकर के फिर भाग करके आए। और अगर आप इधर मोहन इंडियंस के पास से दिल्ली की तरफ आते हो तो आप पाएंगे कि अब उधर बहुत सारी नई नई कॉलोनियाँ बन गई हैं। वसुंधरा है, वैशाली है, और काफ़ी सारी कॉलोनियाँ बन गई हैं। ये सब उस दौरान एक गांव हुआ करता था, मकरपुर नाम का एक बड़ा गांव था, जो एक तरह से बंजर जमीन थी। उसमें कुछ बहुत खेती होती थी और जो जब उस सड़क से गुजरिए आपको दिखाई देता था कि मुझे तक फिर बंजर दिखाई देता था। वहाँ लाए, वहाँ से एक दूसरी नहर जो थी जो नोएडा में घुसती थी, उस नहर पर ला करके बाकी लोगों को वहाँ मारा और भाग गया। ये तो एक आप कह सकते हैं कि संक्षेप में जो घटना थी। मैं इसमें कैसे इन्वॉल्व हो गया इसका बयान, मैं उस समय गाजियाबाद में स्थित था और ये इलाका जहाँ वो आके उन्होंने मारा था वो मेरे क्षेत्र में पड़ता था। मुझे करीब 9:30-10 बजे के आसपास एक खबर मिली कि मकरपुर में कोई घटना हुई है, उसमें PSC इन्वॉल्व है। इस आदमी ने आके बताया वो मित्रों थाना उसका इंचार्ज था। मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि हुआ क्या है, क्योंकि वो गया घटनास्थल पर जाकर के उसने देखा, वहाँ से PSC की गाड़ी को भाग के देखा। हमारा ये सारी चीज़ें डिटेल में बताने की मेरे ख्याल से समय हमें इजाज़त नहीं देगा। मैं जब पहुँचा तो ये सारी चीज़ें दिखाई दी और फिर हम लोगों ने FIR दर्ज कराई। 2 FIR, एक रेड रोड थाने पर और एक बुराजनगर थाने पर, दोनों जगह जहाँ मारा गया था। और उसके बाद से ये सारा खेल शुरू हुआ। ये एक लंबी कहानी है, फिर उसे मैं समय नहीं है मैं उसे दोहराऊँ। लेकिन मेरा जो कहना है वो सिर्फ ये था कि ये इतनी बड़ी घटना थी जो एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से और एक हिंदुस्तान के नागरिक की हैसियत से मुझे पता है कि ये आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी कस्टोडियल किलिंग। कस्टोडियल किलिंग का मतलब है कि स्टेट अपनी कस्टडी में ले ले किसी को, उसके बाद मार दे। आप सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी हैं जो अपने देश का संविधान और हमारे कानून भी हैं। इन सब के मुताबिक अगर राज्य किसी को अपनी कस्टडी में ले लेता है तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत करे। उसकी जान सिर्फ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ली जा सकती है। आप अपनी कस्टडी में ले करके किसी की अगर आपको जान लेनी है तो आप उस पर मुकदमा चलाएंगे और कानूनी तरीके से अदालतें जब सजा देंगी तभी आप उसकी जान ले सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून भी यही कहता है। यहाँ तक प्रिजनर ऑफ वॉर्स की जो युद्धबंदी है उनको भी आप पकड़ते हैं तो उनकी भी जान की हिफाजत करना राज्य की जिम्मेदारी है। और वहाँ भी ये जरूरी है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जिस राज्य ने पकड़ा है, जिस स्टेट ने पकड़ा है, वो अपने कानून के मुताबिक उनको सजा दे सकता है। इस लिहाज से ये बहुत गंभीर मामला था। पहले आपने उनको अपनी हिरासत में लिया, यानी वो स्टेट की कस्टडी में आ गई, फिर उसके बाद उन्हें ला के मार दिया। ये एक जब मैंने इसे देखा, ये 22-23 तारीख को रात में भूल नहीं सकता, जब पहली बार मकरपुर नहर पे खड़े होकर के मैंने लाशों को देखा था। अंधेरा, अंधेरी रात, आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा, नहर के चारों तरफ कंडे उगे हुए, उनमें बेतरतीब लाशें पड़ी हुई। हर कदम रखते समय आप ये डरते हैं कि किसी के हाथ पे पड़ जाएगा, किसी के सर पर पैर पड़ जाएगा। ये एक बहुत खौफनाक अनुभव है जो मैंने कोशिश की है अपनी किताब में। ये किताब मेरी अंग्रेजी में तो आ गई, हिंदी में भी आगे महीने तक आ जाएगी, इसमें इसका बयान करने। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए अंग्रेजी में एक कहावत है, द लैंग्वेज इज वेरी पुअर सब्स्टिट्यूट ऑफ थॉट। जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं, जो अनुभव करते हैं, कई बार भाषा आपका साथ छोड़ देती है। खासतौर से लेखक के तौर पर मैं लगातार उपन्यास लिखता रहा हूँ तो कई बार मुझे एहसास हुआ है कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वो कह नहीं पा रहा हूँ। जो मैंने महसूस किया था या जो मैंने सोचा था या जो मैंने देखा था या जो मेरा अनुभव था उसका बयान नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये हाशिमपुरा लगभग उसी तरह की घटना है कि जब उस टीम का मैं बयान कर रहा था, 5-7 पेज में मैंने उसका बयान किया है, तो मुझे हमेशा लग रहा था कि भाषा मेरा साथ छोड़ रही है, लैंग्वेज मेरे साथ साथ
बहरहाल वो तो मेरी अपनी एडवोकेसी है, मेरी समझ में एक लेखक के हैसियत, एक शहरी की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी थी, दोस्तों मैंने तय किया कि ये गंभीर मामला है और इसका हमें आखिर तक इसका पीछा करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले। अब एक बड़ी लंबी कहानी है जो उस किताब में बयान की गई है, यहाँ समय निर्धारित नहीं देगा, लेकिन जो इसका मुख्तसर सा जो निचोड़ है वो ये है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो इंडियन स्टेट था उसके सारे स्टेक होल्डर्स फेल हो गए। राज्य के जितने स्टेक होल्डर्स थे उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप थी, जैसा जावेद साहब ने कहा उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार 1.5 साल बाद चली गई, उसके बाद बहुत सारी सरकारें हैं। ये सरकारें भी आई जो कि मुसलमानों को एक अपना वोट बैंक मांगती थी और उनके बल पर उत्तर प्रदेश में आज भी हुकूमत कर रही है। बीजेपी की भी सरकारें आई तो 28 साल में बहुत सारी सरकारें उत्तर प्रदेश में बदली, तो सब पूरे स्टेट का फेलियर अभी दिखाई देता है। जो आपकी पॉलिटिकल मशीनरी है ब्यूरोक्रेसी का फेलियर दिखाई दिया, जो टॉप की पुलिस लीडरशिप थी उसका फेलियर था। सबसे बड़ा जो शर्मनाक सबसे जो बात लगती है कि दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस का फेलियर है जिन पर हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है, पत्रकारिता का। मैं जब किताब लिख रहा था तो मैंने उस दौरान में 1 महीने जो मेरठ के 2 सबसे महत्वपूर्ण अखबार थे, अमर उजाला और जागरण, उनको ध्यान से पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो पांचजन्य या इस तरह के किसी अखबार को मैं पढ़ रहा, वो पूरी तरह से एक हिंदू अखबार की तरह काम कर रहे थे। न्यायपालिका जिस पर दूसरा हमें भरोसा हो सकता है, वो उसने हमें इतना फेल किया कि आप देखिए उसने 28 साल लगा दिए, और वो भी तब जब कई लोग इकबाल अंसारी, बृंदा ग्रोवर, इस तरह के बहुत रामपाल थे, इस तरह के एक्टिविस्ट थे जो लगातार लड़ते रहे और सुप्रीम कोर्ट से जाकर के ये आदेश करा रहे कि मुकदमा उत्तर प्रदेश की जगह दिल्ली में चले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई डेली बेसिस पर ये मुकदमा सुना जाएगा, उसके बाद भी कुछ नहीं होगा, यहाँ आने के बाद तो 10 साल लगे, दिल्ली आने के बाद तो उसका फैसला होने में 10 साल लगे। तो न्यायपालिका पर प्रेस का तो मैं भूल गया आपसे ये कहना कि ये गाजियाबाद जो दूसरी घटना थी वो दिल्ली बॉर्डर पर कई डेड बॉडीज बह करके दिल्ली उसमें घुस गई, और दिल्ली में हमारा नेशनल मीडिया बैठा पड़ा। ये नेशनल मीडिया में भी 10 दिन तक इस पर पूरा सन्नाटा रहा और कहीं इसका कोई जिक्र नहीं आया। यहाँ सारे बड़े अखबार थे, टाइम्स ऑफ इंडिया था, इंडियन एक्सप्रेस था, नवभारत टाइम्स था, हिंदुस्तान था, सब चुपचाप खामोशी अख्तियार की रहे। ये मुझे प्रयास करना पड़ा और मैंने फिर एक वीकली चौथी दुनिया नाम का एक छोटा सा साप्ताहिक था, सबसे पहले उसमें ये खबर छपवाई, उसके बाद जा करके ये दिल्ली के राष्ट्रीय अखबारों में इसकी होगी। तो एक तरह से हमारे सारे इंस्टीट्यूशन एक राज्य, एक राष्ट्र राज्य के तौर पर हम फेल हुए, एक नेशन स्टेट के तौर पर हम फेल हुए। इसके बताया क्या जाहिर है कि यहाँ पर शमशुल भाई है जो एक्टिविस्ट है और बड़ा काम उसमें करते हैं, श्याम कश्यप जी भी आप सब जानते हैं कि कितना कमिटमेंट है और किस तरह काम करते हैं, ये लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मैं छोटे छोटे जो इसके जो खौफनाक नतीजे हो सकते हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। और ये इत्तेफाक से इसमें 2 अनुभव मैं ऐसे आपको सुना सकता हूँ जो मेरे साथी। देखिए सबसे बड़ा नुकसान जो हाशिमपुरा का है वो ये है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को, बहुत बड़े आपकी मेजर जो माइनॉरिटी है उसके मन से इंडियन स्टेट के ऊपर जो फेथ है, जो विश्वास है वो डिगा। ये विश्वास तब भी डिगा होगा जब 1984 का दिल्ली में सिखों का कत्लेआम हुआ या 2002 में गुजरात हुआ, तब भी ये स्टेट डिगा होगा। और ये हर 2-4 साल बाद इस तरह की हरकतें हो जाती है जिनसे ये स्टेट दिखता है। लेकिन हाशिमपुरा में तो मैंने अपनी आँख के सामने देखा कि कैसे ये मुसलमानों के मन से एक ऐसी संस्था से, मैंने अपने कानून से सुना, एक ऐसी संस्था के खिलाफ बोलते हुए इस संस्था ने उनको इस देश में बराबरी से रहने का हक दिया है। भारतीय संविधान के खिलाफ बोलते हुए 2 जगह मैंने सुना। एक तो इसी जेएनयू में मुझे यहाँ बुलाया गया और पहली बार तो मैं थोड़ा कई साल बाद आया था, मुझे पहली बार जेएनयू में टोटका पहने हुए लड़कियाँ दिखाई दी तो थोड़ा
हुआ, मुझे लगा कि मैं कहाँ आ गया, तो लग रहा किसी गलत उसने, लेकिन मेरे बगल में जो एक प्रोफेसर बैठे थे उन्होंने बताया कि ये मेरा चलन बढ़ गया, जेएनयू में भी लड़कियाँ बुर्का पहनने लगी हैं। बड़ा चलिए वो तो उनकी अपनी आज़ादी, लेकिन जो सबसे तकलीफ बात थी उसमें 2-3 लड़के खड़े होकर के लगातार हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के संविधान के सवाल उठा रहे, और वो ये कह रहे थे साहब सर हमें तो फायदा क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया क्या है, ये आप बार बार कह रहे हैं कि हाशिम खुराना इंडियन स्टेट फेल हो गया, तो हम क्या किस बात की इस कॉन्स्टिट्यूशन पर इतना विश्वास रखते हैं। और मेरा ये कहना कि भैया यही कॉन्स्टिट्यूशन है जो हम रात चिल्लाते रहते फर्ज, लेकिन संसद से 5-7 किलोमीटर दूर खड़ा होकर के मैं इस तरह की बात आपसे कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, और सारे ऑपरेशन के बावजूद ये संविधान की बात करता है ये संविधान। अगर ये संविधान में खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? मैंने कहा देखिए मैं आपकी मंशा समझ रहा हूँ, ये उन्हें बुरा भी लगा। मैंने कहा देखिए आपके मन में इच्छा तो ये है कि अल्लाह की हुकूमत कायम हो जाए, लेकिन अल्लाह की हुकूमत नहीं कायम हो सकती, ये आपको समझना चाहिए। 2016 में आप अल्लाह की हुकूमत नहीं कायम कर सकते, आप दुनिया में सिर्फ सेकुलर हुकूमत चलेगी, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में चलेगी। और हमें इस पर शर्मिंदा होना चाहिए कि भाई हम सही सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में नहीं ला पा रहे। ये ऑपरेशन जो हो रहे हैं, 2002 में गुजरात से हो गया, या 84 का मैंने जिक्र किया है बाबरी मस्जिद गिरी, या ये जो शर्मनाक घटनाओं जिस पर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये हमारे संविधान के बावजूद हो रहा है। लेकिन इस संविधान को तो हमें बचाना पड़ेगा। इस संविधान, यही संविधान हमको सेकुलर रहने की ताकत दे रहा है और इजाजत दे रहा है। तो ये बड़ा शर्मनाक अनुभव था तो जेएनयू में मुझे हुआ, लेकिन मैं समझ रहा था कि हालांकि वो लड़के जिस जमात से आए थे वो भी मैं समझ रहा था, वो आम मुसलमानों को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन वो एक खतरनाक जमात है जो मुसलमानों को समझा सकती है कि भाई इस देश में तुम्हारे साथ हिसाब उसाब नहीं होगा, केवल तो बेकार की चीजें, एक ही रास्ता है अल्लाह की हुकूमत कायम हो। मुझे इस तरह की बेवकूफ़ी बड़े आराम से समझाई जा सकता। दूसरी घटना भी मेरे साथ थी, लखनऊ में इस जजमेंट के फौरन मुश्किल 5-7 दिन बाद एक कार्यक्रम हुआ, उसमें मौलाना साहब जो मेरे परिचित भी हैं, पुराने हैं, लेकिन नहीं होने की वजह से नहीं आ पाए, और उन्होंने एक मकाला भेजा, एक पर्चा भेजा था पढ़ने के। आप समझिए उस पर्चे को सुन करके तो एकदम हम लोग गंगनाए, मतलब एकदम दहशत में पड़ गए कि हम कहाँ पर बैठे हैं, क्या सुने। उस पर्चे में कहा जा रहा था भाई मुसलमानों इस मुल्क में कोई हिसाब नहीं मिलेगा, हमें सिखों से सबक लेनी चाहिए जिन्होंने भेद सिंह पैदा किया था, जिन्होंने इंदिरा गांधी को मार दिया। हमारे यहाँ कोई ऐसा मर्द मोमिन नहीं है जो कि इनको मार दे, इनको मार दे, इनको मार दे, तो जो अब दिल्ली में काबिल है उनका भी नाम था कि इनको मार दे, और जो इनको मारेगा अल्लाह उसको जन्नत बख्शेगा। तो वो तो गनीमत हुई कि हम लोग वहाँ पर सभी मंच पर बैठे हुए थे, जो हम नाम मुस्लिम थे, और बाकी जो मुसलमान थे वो कमा के खड़े हुए, और उन्होंने जाके लड़कारा, उन्होंने कहा भाई इस तरह की बेहूदी बातें करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्योंकि सवाल ये है कि अगर हाशिमपुरा हुआ है तो हाशिमपुरा से हमें सबक ले करके सेकुलरिज्म के लिए अपनी हमारा जो फेथ है, हमारी जो आस्था, उसको मजबूत करना चाहिए। हाशिमपुरा के कातिलों को सजा मिले तो इसलिए जरूरी है ताकि साबित हो कि नहीं हम सेकुलरिज्म से बहुत डेविएट करते रहते हैं, बहुत सारी हमारी गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन इसके बाद भी हम सेकुलरिज्म के लिए जान दे सकते हैं। तो ये एक बड़ा खतरनाक सबक मुझे इस जजमेंट के बाद मिला अलग अलग, और तब मैंने एहसास किया कि भाई ये जो महरूमियत का जो एक छले जाने का या इंसाफ ना मिलने का जो दुख है वो किसी कम्युनिटी को कहाँ तक ले जा सकता है। तो मैं तो पिछले 28 साल से हाशिमपुरा की लड़ाई लड़ रहा हूँ। अभी मुझे लगता है जब तक मेरी जिंदगी 10-5 साल और लड़ेंगे हम लोग, लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक ही मंशा होगी कि भाई इस देश में अगर सेकुलरिज्म को हमें बचाना है, इस देश को अगर तरक्की के रास्ते में ले जाना है, इसको एक अच्छा तरक्की पसंद मुल्क बनाना है, तो हमको हाशिमपुरा जैसी घटनाओं को इस लिहाज से लेना चाहिए कि हाशिमपुरा हमारे लिए बहुत बड़ा धब्बा है। आखिरी बात, जब मैं ये किताब लिख रहा था तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, खासतौर पर पुलिस में हैं, हिंदू दोस्तों ने, सबने कहा कि भाई अब इसे बार बार उसी को खोजने से क्या फायदा, इसे आप भूल जाना चाहिए, हाशिमपुरा की बात नहीं होनी चाहिए, हो गया और इतना सारा मीडिया में हर जगह शुरू हो गया, अब आपको उसमें बीच में लोग इसकी क्या जरूरत।
मेरा कहना है कि हाशिमपुरा को नहीं घूमना चाहिए। लगातार इंडियन स्टेट की आंखों में उंगली डाल डाल के बताना चाहिए कि भाई जो इंडियन स्टेट को करना चाहिए था उसने नहीं किया, और जो नहीं करना चाहिए तो वो किया। तो हम ये एहसास कराते रहेंगे, तभी हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हाशिमपुरा दोबारा नहीं है। बहुत मैं शमसुल इस्लाम साहब से गुजारिश करूँगा कि न सिर्फ ये कि उन्होंने इस किताब को पढ़ा है, बल्कि उस पूरे राइट्स को और जो हाशिमपुरा और मेरठ के अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जो राइट्स हुए उनको बहुत नज़दीक से और बहुत बारीकी से उसका तजज़िया किया है। मैं शमसुल इस्लाम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी राय अभी जावेद, बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने के लिए और यहाँ मौका देने के लिए। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की सभा में इस सवाल पर मैं चर्चा में हिस्सा लूँ, और इस वजह से आपका और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस स्कूल ये स्कूल आए ऐसी नई बिल्डिंग है, ये मैं JNU का पहले बैच का छात्र हूँ, और JNU जो खुला था, आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि वो SIS ही आया था, जो सपू हाउस वाला सेटअप था वो करके यहाँ ओल्ड कैंपस में आया था। और फिर मैं जो पहला हॉस्टल जो यहाँ आबाद किया, मतलब नए कैंपस में पेरियार में भी 10 नंबर कमरे में मैं रहा कई साल, और 75 में एमरजेंसी के दौरान में एक्सपायर किया गया। तो जी पहले बैच का, तो मैं वेस्ट एशियन स्टडीज़ में था। तो ये आप मुझे यहाँ आकर पुरानी यादें ताज़ा करने का इशारा देते हैं, और मैं JNU के जो तमाम आज के मौजूदा स्कॉलर्स हैं उनको बहुत सलाम करता हूँ कि उन्होंने उस सारी परंपरा को और उस सारे जीवन को बरकरार रखा है तमाम मुश्किलों के बावजूद। तो मैं एक बात बहुत साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं जो अपनी बात रख रहा हूँ या जो मैं लिखता हूँ या जो भी सोचता हूँ, वो मैं शमसुल इस्लाम एक मुसलमान के तौर पर नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं एथीस्ट हूँ। तो ये बात मैं बहुत साफ करना चाहता हूँ। ये जो मेरा दर्द और ये सारी चीज़ें ये शमसुल इस्लाम के तौर पर नहीं है, वो भी है, उस पर तो मेरी कोई चॉइस नहीं। वैसे अगर मेरे से खुदाए ताला पूछते या ब्रह्मा पूछते या कोई गुरु पूछता कि कहाँ पैदा होगी, तो मैं कहता कि इंग्लैंड की रानी के पेट में मुझे रख दिया। लेकिन मुझसे तो किसी ने पूछा नहीं, और एक सरदार बेगम नाम की औरत के पेट में मुझे रख दिया। तो वो तो मुझे उड़ा दिया गया था। पर आज मैं सोचकर कि मेरी जो पहचान है, मेरी पहचान ये है कि मैं एक कट्टरवाद पर, धार्मिक कट्टरवाद जो सारी दुनिया में है, उस पर काम करता हूँ, उसका एक स्टूडेंट हूँ, उसका रिसर्चर हूँ, और बहुत गर्व है कि मैं एक एथीस्ट हूँ और कम्युनिस्ट हूँ। तो ये बात बहुत साफ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी शायद यहाँ मदद किया गया वो इसलिए नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, इसलिए नहीं था। ये बात बहुत साफ कर देना चाहता हूँ। और एक और बहुत छोटी मेरी बात साफ करना चाहता हूँ। कितना समय है? 10 मिनट नहीं, इस पे डिस्कशन में तो आप जो ही एक आपने कम करा, 20-20 मिनट आप ले सकते हैं। मैं बुनियादी तौर पर मैं एक रिसर्चर था पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ और औरतों के साथ होता है, और वहाँ पर भी बहुत माइनॉरिटी है वो दलित हैं। हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान में जो एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की, उनको कमी कहते हैं, कमी यानी कमी, और मुसल्ली ये मुसलमान हैं। और पाकिस्तान की जो दलित पोइट्री है, मुसलमान दलित पोइट्री, उसके मुकाबले की हिंदी दलित पोइट्री हिंदुस्तान की दलित पोइट्री नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारे यहाँ शायद अभिव्यक्ति के और बहुत सारे जरिए भी हैं, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं है कविता के अलावा। तो बहुत ज़बरदस्त है। मैं बेसिकली उसका एक एक्सपर्ट माना जाता था, अखबारों में वही मेरी पहचान थी। लेकिन जब बाबरी मस्जिद का दौर शुरू हुआ और मैं विश्व हिंदू परिषद और सबकी पहली पर लेकर अपना पहला आर्टिकल में टाइम्स ऑफ इंडिया में लेकर गया ऑफिस के लिए, तो उन्होंने कहा अरे शम्स भाई आप जो है चेंज मत करिए, आप जिसके एक्सपर्ट हैं वही करिए। तो मैंने कहा कि तो मेरे देश में आ रहा है सारा पाकिस्तान, तो अब वो मुझे उस पर ही करना पड़ेगा। और वो है मैं जो बुनियादी मैं एक ही पॉइंट आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, और उससे पहले
हाशिमपुरा के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, वो पता नहीं क्यों चर्चा में नहीं आती है कि हाशिमपुरा में जो लोग मारे गए उनकी कोई भी सही तादाद आप नहीं बता सकते, क्योंकि जो ज्यादा क्या सारे के सारे जो मरने वाले थे वो नीची जाति के मुसलमान थे जो बिहार और बंगाल से आकर यहाँ पर काम कर रहे थे, तो बुनकर थे। हमें से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि ये जो पूरा वेस्टर्न यूपी का जो इलाका है, ये वेस्टर्न यूपी का इलाका बुनकरों का बहुत चादर बुनना, ये बेडशीट बुनना इसका है, और वो सारे लोग बिहार और बंगाल से आते थे। उनका कोई उनके नाम थे, उनकी पहचान थी, वो जिंदा थे, लेकिन वो मर गए तो उनको कोई ढूंढने वाला कि कहाँ से आए थे, कौन थे, वो कोई नहीं है, तो उसका कोई हिसाब किताब कुछ नहीं कर सकते हैं। और हाशिमपुरा का जो कत्लेआम है वो दलितों का कत्लेआम है, जो दोज मुस्लिम्स, ये जिनको अपना हमारे जो इस्लाम जैसे जब शादी होती है मुसलमानों में, तो उसमें एक किताब तोहफे में दी जाती है, भेजती जेवर, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, उसमें साफ लिखा है कि ये नीच मुसलमान है और नीच मुसलमानों के साथ शादियाँ ऊंची जाति के मुसलमानों को नहीं करनी चाहिए। और उसमें कौन कौन है, जुलाहे, बुनकर, हटेरे और इस तरह के काम करते हैं। जी हाँ जी, सारे